प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में उद्यमिता और निगमीय उद्यमिता में अंतर, एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप में अंतर, आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, वो होगा निगमीय उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप में बाधाएं, वेरियस टू कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योरशिप। फिर उसके बाद में सजेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, निगमीय उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप के विकास हेतु सुझाव। सबसे पहले हम बाधाएं कौन कौन सी हो सकती हैं, वेरियस कौन कौन सी हो सकती है निगमीय उद्यमिता में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में सुझाव। तो सबसे पहले दे रखा है निगमीय अधिकारी वर्ग, कॉर्पोरेट ब्यूरोक्रेसी। निगमीय उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा निगमीय अधिकारी वर्ग है। प्रत्येक बड़ी कंपनी में प्रबंध की पदानुक्रम व्यवस्था, मैनेजरियल हायरार्की सिस्टम, ये शब्द हायरार्की शब्द आपने जब प्रबंध पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, प्रबंध के सिद्धांत, तो यहाँ पे वो शब्द यूज किया गया था। तो हायरार्की क्या होता है, पदानुक्रम व्यवस्था क्या होती है, हमने विस्तारपूर्वक चर्चा की थी। उसमें हमने देखा था पहले उच्च लेवल, फिर मिडिल लेवल, फिर आपके निम्न लेवल होता है, जिससे जो प्रबंध की जो प्रक्रिया, जो व्यवस्था है वो होती है आदेश ऊपर से नीचे, फिर नीचे से। तो इस तरह से हायरार्की व्यवस्था। तो यहाँ पे भी हायरार्की व्यवस्था के अंतर्गत अनेक अधिकारी होते हैं। प्रत्येक स्तर के अधिकारी से संसाधनों के उपयोग की अनुमति, परमिशन लेनी पड़ती है। अब अनुमति लेने में विरोध भी होता है तथा बहुत समय भी लग जाता है। ऐसे में प्रबंधक या कर्मचारी, मैनेजर या एम्प्लॉय का जोश जो होता है, जो काम करने की जो ललक होती है, वो धीमे पड़ जाती है। उसमें क्या आ जाता है, उसमें थोड़ा गैप हो जाता है, तो यहाँ पे जोश ठंडा पड़ जाता है। ये एक एंटरप्रेन्योरशिप, इस तरह इस एंटरप्रेन्योरशिप सफल नहीं हो पाती। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये मैनेजरियल हायरार्की सिस्टम होने के कारण वो जो संसाधन का उपयोग करना है, वो की अनुमति लेनी है, परमिशन लेनी है, उसमें काफ़ी विरोध होता है और समय भी लग जाता है। तो ये सबसे बड़ी बाधा है निगमीय उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप में। फिर दूसरा है आंतरिक उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा, इंटरनल प्रोडक्ट कंपटीशन। कभी कभी एंटरप्रेन्योरशिप को धक्का तब लग जाता है जब नए उत्पाद से उसी संस्था के अन्य उत्पादकों को प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन का फेयर भय बना होता है, डर रहता है। सिंपल सी बात है, हमने निगमीय उद्यमिता के बारे में अध्ययन किया था। उसका अर्थ यह है कि यहाँ पे संस्था के अंतर्गत ही नवाचार किया जाता है। तो यहाँ पे जब प्रोडक्ट जो बनाए जा रहे हैं, वो संस्था के जो पहले से बने हुए हैं उत्पाद, वो नया उत्पाद बना लिया जाए, तो उनमें आपस में ही क्या हो जाता है, प्रतिस्पर्धा होने का भय बना रहता है। तो इस प्रकार आंतरिक उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा, इंटरनल प्रोडक्ट कंपटीशन, ये भी एक तरीके से बैरियर्स है किसकी, निगमीय उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप की। फिर नेक्स्ट है आंतरिक संसाधनों की कमी, डिफिशियंसी ऑफ इंटरनल रिसोर्स। कभी कभी मौजूद जो उपस्थित संस्था है कि आंतरिक संसाधन पर्याप्त नहीं होते, जो इंटरनल जो रिसोर्स होते हैं वो पर्याप्त नहीं होते, जिससे नए उत्पाद के लिए संसाधन उपलब्ध पर्याप्त नहीं होते, जिससे नए उत्पाद के लिए संसाधन उपलब्ध किए जा सके। ठीक है।
अगर संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे तो नए उत्पाद के लिए संसाधन किए जा सके, ये उपलब्ध नहीं होते हैं। कभी कभी दो या अधिक प्रबंधकों के नवाचारी कार्य के लिए एक साथ संसाधनों की आवश्यकता पड़ जाती है। इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें कहने का मतलब यह है, कभी कभी दो या दो से अधिक प्रबंधकों के नवाचारी कार्यों के लिए एक साथ संसाधनों की आवश्यकता पड़ जाती है। यहाँ पे संसाधन एक है लेकिन नवाचारी दो हो गए, तो अब किसको दिया जाए? यदि सभी के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध ना हो तो किसी न किसी नवाचार को त्यागना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। समझने वाली बात यह है कि दो यूज़ करने वाले हैं नवाचारी और संसाधन एक है, तो एक को जो संसाधन है वो छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, और दूसरे को वही उपयोग करना पड़ेगा। इस प्रकार नवाचार करने वाले प्रबंधक कर्मचारी को आघात पहुंचता है। जिसका काम रुक जाएगा उसको क्या पहुंचेगा? आघात पहुंचेगा, उसको धक्का लगेगा। इस प्रकार तीसरा होने के बाद में चौथा है उचित पुरस्कार का अभाव, लैक ऑफ प्रॉपर रिवार्ड। कभी कभी नवाचार करने वाले प्रबंधक या कर्मचारी को पर्याप्त पुरस्कार या प्रतिफल नहीं मिलता है। ऐसे में एंटरप्रेन्योरशिप के विकास में बाधा उपस्थित हो जाते हैं। ठीक है, देखो इम्पोर्टेंट बात यह है उचित पुरस्कार। कोई भी व्यक्ति काम करता है मन लगा के तभी काम करेगा जब उसको पुरस्कार दिया जाएगा, उसको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे अगर उचित पुरस्कार नहीं दिया जाता है तो ऐसे में एंटरप्रेन्योरशिप के विकास में बाधा उपस्थित होना लाजमी है। नेक्स्ट है उच्च प्रबंधकों का असहयोग, नॉन कोऑपरेशन फॉर टॉप मैनेजमेंट। कभी कभी संस्था के उच्च प्रबंधक अपने अधीनस्थ प्रबंधक या कर्मचारी को प्रबंधक या कर्मचारी नवाचारों को क्रियान्वित करने में रुचि नहीं लेते हैं। जो परफॉर्मेंस देनी चाहिए उसमें रुचि नहीं लेते। इससे भी संस्था में एंटरप्रेन्योरशिप का विकास नहीं हो पाता है। जो एंटरप्रेन्योर का जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उच्च प्रबंधक उसमें रुचि इंटरेस्ट कम होती है। तो इस प्रकार ये निगमीय उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप में जो बाधाएं थी वो 1 से लेके 5 तक की बाधाएं थी, उसका हमने विस्तारपूर्वक अध्ययन किया। अब यहाँ पे नया टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप या निगमीय उद्यमिता के विकास है। तो सुझाव, जो बाधाएं हैं उनमें सुझाव कौन कौन से हो सकते हैं? सजेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो पहला है उच्च प्रबंधकों की सोच में परिवर्तन। एंटरप्रेन्योरशिप के विकास हेतु आवश्यक है कि उच्च प्रबंधकों की सोच में परिवर्तन चेंजेस लाना चाहिए। ठीक है, सकारात्मक सोच होनी चाहिए। फिर है दूसरा है सकारात्मक वातावरण का निर्माण, माने पॉजिटिव एनवायरनमेंट का निर्माण होना जरूरी है। इसके विकास के लिए, किसके विकास के लिए? एंटरप्रेन्योरशिप निगमीय उद्यमिता के विकास के लिए संस्था में सकारात्मक वातावरण, पॉजिटिव एनवायरनमेंट का निर्माण करना चाहिए। उद्यमिता की क्षमता रखने वाले प्रबंधकों, कर्मचारी को प्रेरणा या प्रोत्साहन, मोटिवेशन या सम्मान, रिवार्ड मिलना चाहिए। उच्च प्रबंधकों को नवाचार करने वालों के अनुभव से भी आवश्यक सहयोग लेना चाहिए। एक्सपीरियंस, उस प्रबंधकों को जो नवाचार कर रहे हैं उनका अनुभव भी लेना चाहिए, अनुभव में आवश्यक सहयोग लेना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्रबंधकों को नवाचार का स्पष्ट अधिकार। अगर ऐसा किया जाएगा तो क्या होगा? इसके तीव्र गति से विकास हेतु प्रबंधकों को सभी आवश्यक अधिकार दे देने चाहिए, जिससे वो अपना जो अधिकार मिलने के बाद में अपना जो उद्देश्य है वो आसानी से पूरा कर सके। फिर नेक्स्ट है 4th नंबर, नवाचार को अंतिम परिणाम तक पहुंचाने का अधिकार। इसके विकास को गति देने के लिए प्रबंधकों को उचित अंतिम परिणाम तक पहुंचाने का अधिकार दे देना चाहिए। कई बार जब प्रबंधकों को अपने नवाचार के लिए और अधिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है तो उच्च प्रबंधक और संसाधन
देने में असमर्थता प्रकट करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है नवाचार को अंतिम परिणाम तक पहुंचने का अधिकार, यानी जो शुरुआत से लेके जो अंतिम जो क्रियान्वित जो करना है, उन्हें पूर्णतः नवाचार को प्रबंधकों को अधिकार दे देना चाहिए, जिससे कि अगर कोई बीच में कोई संसाधन की आवश्यकता हो या कोई दूसरा कुछ समस्या हो तो उसको वह स्वयं ही कर सके। उस प्रबंधक को संसाधन देने में कभी कभी ऐसा होता है कि प्रबंधक और संसाधन देने में उस प्रबंधक संसाधन असमर्थता प्रकट करता है, जिससे कि उसका जो जोश है वो ठंडा पड़ जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है निर्णय का अधिकार, निर्णय का अधिकार, डिसीजन, राइट टू डिसीजन। नवाचार करने वाले प्रबंधकों को उन सभी मामलों में निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए जिससे कि उसका नवाचार के कार्यों का भविष्य प्रभावित हो सकता है। ठीक है, निर्णय तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। निर्णय आज जो निर्णय लिया जाएगा उसका भविष्य में उसका रिजल्ट आएगा। अगर निर्णय सही लिया गया है तो उसका भविष्य उज्जवल होगा। अगर निर्णय सही नहीं लिया गया है तो संस्था का जो उद्देश्य है वो उनको प्राप्त करने में कठिनाई महसूस होगी। इस तरह निर्णय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आवंटित संसाधनों के उपयोग की स्वतंत्रता। आवंटित संसाधन जो एलोकेटेड रिसोर्स है उनमें क्या होनी चाहिए, उपयोग करने की, उनकी यूज़ करने की फ्रीडम होनी चाहिए। तो नवाचार करने वाले प्रबंधकों को ये छूट मिलनी चाहिए, एग्जम्पशन मिलनी चाहिए, एग्जम्पशन मिलनी चाहिए कि स्वयं के लिए आवंटित संसाधनों का उपयोग स्वतंत्रतापूर्वक कर सके। नेक्स्ट है असफलता पर दंड नहीं। जो प्रबंधक नवाचार करते हैं वे असफल भी होते हैं। सिंपल सी बात है, जो प्रबंधक नवाचार करेंगे वो सफल भी हो सकते हैं और असफल भी, सक्सेस भी हो सकते हैं, किंतु असफल होने पर उन्हें दंडित नहीं किया जाना चाहिए। दंडित करने से भविष्य में एंटरप्रेन्योरशिप के विकास में बाधा आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है पर्याप्त समय। एंटरप्रेन्योरशिप अपनाने वाले प्रबंधकों को पर्याप्त समय देना चाहिए, इनफ टाइम, जिससे उन अपने नवाचारों को ठीक से क्रियान्वित कर सके। समय बहुत इम्पोर्टेंट होता है, समय भी पर्याप्त, और पर्याप्त समय दिया जाता है तो वो अपना काम जो नवाचार है उसको ढंग से क्रियान्वित कर सकेंगे। नेक्स्ट है कार्य क्षेत्र की छूट। एंटरप्रेन्योरशिप अपनाने वाले प्रबंधकों को कार्य क्षेत्र की छूट भी देनी चाहिए, जिससे संस्था में या संस्था के बाहर कार्य करने या आने जाने की छूट आदि होनी चाहिए, जिससे आवश्यकता अनुसार उन्हें बाहर भ्रमण करने की छूट भी मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार संस्था के बाहर आने जाने, बाहर कार्य करने या भ्रमण करने की छूट भी मिलना चाहिए, जिससे कि वो अपना काम स्वतंत्रपूर्वक कर सके, छूट मिल सके। फिर है नेक्स्ट सेकंड लास्ट, सहायकों की नियुक्ति की छूट। एंटरप्रेन्योर प्रबंधकों को अपने सहायकों या अपने टीम के सदस्यों की नियुक्ति की छूट देनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो प्रबंधक है, जो एंटरप्रेन्योर है, प्रबंधक जो काम कर रहे हैं, उन्हें क्या मिलना चाहिए, अपने जो उनके जो अधीनस्थ जो काम करने वाले हैं उनको इच्छा अनुसार सहयोग की अपॉइंटमेंट करने की या टीम के सदस्यों की नियुक्ति करने की छूट मिलनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वो अपने जो उनको सहयोग कर सके उन सदस्यों की नियुक्ति करेंगे। नेक्स्ट है संसाधनों की आपूर्ति के स्रोत में चयन में छूट। जो रिसोर्स है उनकी सप्लाई की जो है सप्लाई करने के सिलेक्शन में छूट मिलनी चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप प्रबंधकों को अपने लिए आवश्यक संसाधनों की आपूर्तिकर्ताओं के चयन की छूट होनी चाहिए, जिससे कि वे अपने मन माफिक अपनी इच्छा अनुसार संसाधनों की आपूर्ति
की चयन कर सके। इस प्रकार ये सुझाव हुए 11 तक, 1 से लेकर 11 तक। और फिर इससे पहले हमने पढ़ा जो बाधाएं है वो। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। अब हमने यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पूर्णतः अध्ययन किया। अब जो नया टॉपिक होगा उद्यमी, एंटरप्रेन्योर, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट वीडियो में उद्यमी के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू।